हेलो स्टूडेंट, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारे लाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्लास नंबर 6 ओम के नियम के बारे में। ओम का नियम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। इसमें हम लोग देखेंगे उसका परिभाषा क्या होती है, उसका फार्मूलाज क्या होते हैं, सर्किट डायग्राम बना करके हम लोग समझेंगे। और साथ में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट, अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। साथ में करंट डिवाइडिंग रूल और वोल्टेज डिवाइडिंग रूल भी हम लोग आज पढ़ेंगे। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 6 को ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम क्या होता है, ये देख लेते हैं। तो ओम का नियम क्या कहता है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, ताप, दाब आदि अपरिवर्तित रहे तो चालक तार के सिरों पर लगने वाला विभव यानी वोल्टेज तथा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा एक दूसरे के क्या होती है, समानुपाती होती है। ओम का नियम क्या कहता है बच्चों, ओम का नियम क्या कहता है कि यदि किसी चालक तार के, है ना, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई उसकी हो गई, उसकी चौड़ाई, क्षेत्रफल का मतलब होता है चौड़ाई या मोटाई, ताप, दाब आदि अपरिवर्तित रहें तो उसमें जो वोल्टेज और करंट होगा वो एक दूसरे के क्या होगा, समानुपाती काम करेगा। इसी को हम लोग जो है यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, भौतिक का मतलब होता है फिजिकल अवस्था, है ना, एक जैसे ये तार है, ये इसकी भौतिक अवस्था है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, है ना, ताप और दाब जहां पे हो वो परिवर्तित यदि ना हो तो उस पे जो लगने वाला वोल्टेज होगा और करंट होगा वो एक दूसरे के क्या होगा, समानुपाती काम करेगा, समानुपाती होगा। यही इसकी परिभाषा होती है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं इसके डायग्राम के साथ में क्या कहता है डायग्राम। तो ओम के नियम के लिए सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ये डायग्राम हमारा हो गया। हमने एक परिपथ बनाया है, एक सर्किट बनाया है। सर्किट में हम लोगों ने दिखा दिया है दो टर्मिनल, एक है प्लस एक है माइनस, ये पॉजिटिव हो गया ये निगेटिव हो गया। और यहाँ पे बच्चों हमने क्या ले लिया, एक वोल्टेज ले लिया। ओके, कोई बैटरी ले लिया हमने V। अब यहाँ पे हमने जब किसी परिपथ में वोल्टेज कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एक करंट फ्लो होगी, धारा प्रवाहित होगी। तो ये कंप्लीट हमारी सर्किट बन गई। क्या एक सर्किट में क्या क्या चीजें हो गई, एक तार है, तार में क्या हो गया बच्चों, प्रतिरोध, क्योंकि तार का स्वयं का क्या होता है, प्रतिरोध होता है, उसका गुण होता है। और यदि उस तार में, उस चालक तार में हम क्या करें, वोल्टेज कनेक्ट कर दें, कोई बैटरी कनेक्ट कर दें तो उस चालक तार में क्या होगा बच्चों, करंट प्रवाहित होने लगेगी। तो इसी को हम लोग ओम के नियम को हम लोग देखेंगे सिद्ध करके। इसी सर्किट के हिसाब से हम लोग देखेंगे, ओम के नियम को फाइंड आउट करेंगे कि फॉर्मूला कैसे काम करता है और यह स्टेटमेंट जो परिभाषा है वो कैसे काम करती है। ओके, तो हम जानते हैं कि हमारा परिभाषा क्या कह रहा है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, ताप, दाब आदि क्या हो, अपरिवर्तित रहे तो दोनों सिरों पर, है ना, ये दोनों पॉइंट पर जो लगने वाला वोल्टेज होगा वो करंट के समानुपात में काम करेगा, अर्थात दोनों एक दूसरे के समानुपाती होगा। अर्थात क्या कह रहा है, V प्रोपोर्शनल I होगा। यही हमारा क्या होता है बच्चों, ओम का नियम होता है। ओम का नियम क्या कहता है कि यदि सब कुछ बढ़िया रहा, है ना, जो तार है उसमें क्या हो कि लंबाई, क्षेत्रफल, ताप, दाब आदि सब स्थिर रहे, है ना, तो क्या होगा, उसमें वोल्टेज और करंट क्या होगा, एक दूसरे के समानुपाती होगा। यदि हम ये चिन्ह को हटा दें, ये समानुपात को हटा दें तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, V बराबर IR लिख सकते हैं। इसे हम लोग फाइनल बोलेंगे। यही है क्या बच्चों, ओम का नियम। ओके, यही है हमारा ओम का नियम। इसको हम लोग को याद रखना है क्योंकि हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज होगा। अब हम लोग इसको ट्रायंगल के माध्यम से समझ लेते हैं। ट्रायंगल के माध्यम से कैसे समझ लेते हैं, तो मैंने एक यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया। ओके, यहाँ से तीन फॉर्मूले निकल करके आएंगे बच्चों, कितने, तीन फॉर्मूले निकल के आएंगे, VIR। ओके, तो कौन कौन से तीन फॉर्मूले निकल करके आएंगे ये हम लोग देख लेते हैं। तो हम देखेंगे कि इस ओम के नियम से पहला फॉर्मूला निकल करके आया है V बराबर IR, जिसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, वोल्ट में होगी। ओके, वोल्ट में होगी और V से रिप्रेजेंट करेंगे, V बराबर IR बनेगा। फिर दूसरा बनेगा I बराबर V अपान R बनेगा। इसकी इकाई क्या होगी बच्चों, ओम, एम्पियर में होगी। ओके, तो इसकी इकाई जो होगी वो एम्पियर में होगी, एम्पियर, और ए से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरा फॉर्मूला बनेगा R बराबर V अपान I और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी बच्चों, ओम में होगी। ओके, ओम में जो है तो इसकी यूनिट होगी। हम सिंबल्स इसका बना दें तो ये हो जाएगा ओम में।
ओके, तो हमने ओम के नियम से हमने 3 फॉर्मूले को फाइंड आउट कर लिया है, जो कि V बराबर आई आर है, I बराबर V अपान आर है, R बराबर V अपान आई है। ये ओम का नियम कहता है। अब हम लोग देखेंगे बच्चों ओम के नियम में कि यदि हम लोग क्या कहें कि I बराबर, जो हम लोग देखे हैं यहाँ पे हमने देखा है, क्या देखा है बच्चों कि I बराबर जो है वो V अपान आर है। ओके, I बराबर V अपान आर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, सीरीज सर्किट और समांतर यानी श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन को हम लोग इसी से फाइंड आउट करेंगे और एक फॉर्मूला बनेगा V बराबर आई आर। इन दोनों की सहायता से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन को पढ़ेंगे। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग को जो है तो याद रखना है आगे की सर्किट पढ़ने के लिए। ओके, तो आप देखते हैं बच्चों, हम ओम के नियम के बाद हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट पे, किस किस पॉइंट पे निर्भर करता है ओम का नियम, ये देख लेते हैं। तो ओम्स लॉ जो होता है वो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर के इफेक्ट पर काम करता है, अर्थात ओम का नियम तभी एप्लीकेबल होगा, तभी लागू होगा, है ना। क्या लिखते हैं हम कि ओम का नियम तभी लागू होगा, तभी लागू होगा जब परिपथ का तापमान, परिपथ का तापमान अर्थात टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर कांस्टेंट हो अर्थात स्थिर हो। ओके, यदि होगा, यदि तापमान स्थिर नहीं होगा उस परिपथ का, तो वहां पे ओम का नियम लागू नहीं होगा, अर्थात ओम का नियम एप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए पहले ही अपनी परिभाषा में ओम का नियम क्या कहता है कि लंबाई, क्षेत्रफल अर्थात मोटाई, लंबाई, मोटाई, ताप और दाब ये सब स्थिर होंगे तभी ओम का नियम वहां पे काम करेगा। ओके बच्चों, तो ओम का नियम जो है तो कहां पे काम करता है, जब तापमान स्थिर हो। दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि ओम का नियम केवल रेखीय परिपथ, ओके, केवल रेखीय परिपथ, हम इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लीनियर सर्किट। ओके, क्या बोलेंगे बच्चों, लीनियर सर्किट, है ना। ओम का नियम केवल रेखीय परिपथ में काम करता है। ये सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है ओम का नियम कि ओम का नियम केवल रेखीय परिपथ में काम करता है ना, लीनियर सर्किट पे काम करता है। क्योंकि लीनियर सर्किट में क्या होता है बच्चों कि वहां पे तापमान और दाब जो होता है, लंबाई जो होती है उसकी क्या होती है, स्थिर होती है ना। और थर्ड पॉइंट हम लोग लिखते हैं यहां पे कि ओम का नियम आरेखीय परिपथ, मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर सर्किट में काम नहीं करता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों पॉइंट कि ओम का नियम तभी लागू होता है, तभी काम करता है ना, जब परिपथ में क्या हो, तापमान स्थिर हो। और सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, ओम का नियम रेखीय परिपथ में केवल काम करता है और ओम का नियम आरेखीय परिपथ नॉन लीनियर में काम नहीं करता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है ओम के नियम को पढ़ने के लिए, है ना। ओम का नियम आरेखीय परिपथ में क्यों नहीं काम करता, ये देख लेते हैं। क्योंकि आरेखीय परिपथ में तापमान अर्थात टेम्परेचर स्थिर नहीं होता है,
तापमान स्थिर नहीं होने के कारण जो है वो नॉन लीनियर में अपना जो ओम है, ओम का नियम है, वो काम नहीं करता है। नॉन लीनियर क्या होता है बच्चों? जहां पर कांस्टेंट तापमान नहीं होता है, हमेशा परिवर्तित होता रहता है, जैसे आर्क लैंप हो गया, है ना, सेमीकंडक्टर हो गया, कार्बन हो गया। तो हम लोग देख लेते हैं कि ये आरेखी परिपथ जो है तापमान स्थिर नहीं रहता, वो कहां कहां पे नहीं रहता है ना। तो हम लोग दिखेंगे एग्जाम्पल में, है ना, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे नॉन लीनियर का हम उदाहरण देख लेते हैं, वो कौन कौन से हैं? आर्क लैंप। ओके, जो आर्क लैंप होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, तापमान जो होता है वो क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है। दूसरा सेमीकंडक्टर मटेरियल, जो अर्धचालक होते हैं, है ना, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर अर्थात इसको हिंदी में बोलेंगे अर्धचालक, है ना। फिर कार्बन हो गया हमारा, कार्बन जो होता है उसमें भी, है ना। फिर इलेक्ट्रोलाइट हो गया, क्या? इलेक्ट्रोलाइट। तो ये सारी चीजें हैं, है ना। इलेक्ट्रोलाइट हो गया, वैक्यूम हो गया, ओके, वैक्यूम हो गया। इन सारी चीजों में क्या होता है, जेनर डायोड हो गया, ट्यूब हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। इन सभी में क्या होता है, तापमान स्थिर नहीं होता है। इस कारण से जो है तो ओम का नियम यहां पे काम नहीं करता था, तो ओम का नियम एप्लीकेबल नहीं होता है। तो मैं यहां पे आप लोगों को थोड़ा सा और बता दूं ओम के नियम के बारे में, कि हम लोग ओम के नियम से क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग वोल्टेज डिवाइडिंग रूल पढ़ेंगे, करंट डिवाइडिंग रूल पढ़ेंगे, साथ में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों कि अपना सीरीज सर्किट क्या होती है, पैरेलल सर्किट क्या होती है, दोनों तीनों चारों चीजें हम लोग पढ़ेंगे ओम के नियम के हिसाब से। तो ये रहा ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है बच्चों? हमने परिभाषा देख लिया, विद सर्किट डायग्राम से हमने समझ लिया ओम का नियम क्या होता है ना। तो ओम का नियम क्या कहता है? बी प्रोपोर्शनल आई होता है। प्रोपोर्शनल को हम हटाते हैं, समानुपात के चिन्ह हटाते हैं, तो क्या बन जाता है बच्चों? वी बराबर आई आर बन जाता है। यही ओम का नियम होता है। हम लोग ट्रायंगुलर के माध्यम समझ लिए कि ओम का नियम जो होता है उससे 3 फार्मूले जनरेट होते हैं। वी बराबर आई आर, जिसकी इकाई वोल्ट होती है, क्योंकि वोल्टेज की इकाई क्या होती है बच्चों? वोल्ट होती है। I बराबर बी अपान आर होता है, जिसकी इकाई एम्पियर होती है, जिसको हम ए से लिखते हैं। और आर बराबर बी अपान आई होता है, जिसे हम ओम, जिसकी यूनिट क्या होती है? ओम होती है, और इसका ओम का साइन होता है। हमने देखा कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन जो हमारी सर्किट होगी, जो हम लोग पढ़ेंगे, उसका डायग्राम, उसका जो सूत्र यूज होगा वो कौन से होंगे बच्चों? I बराबर बी अपान आर और बी बराबर आई आर यूज होंगे। तो हम लोग देख लेते हैं अब श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। ये रहा ओम का नियम। ओके, अब हम लोग देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। ओके स्टूडेंट, तो ये बहुत ही बढ़िया लेक्चर है आज का बेसिक इलेक्ट्रिकल, और इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं क्लास नंबर 6 में। तो अब देख लेते हैं सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। नंबर 1, प्रतिरोध का प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन। ओके, हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन को पढ़ लेते हैं। पहले सीरीज सर्किट को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहां पे हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के साथ में समझेंगे। ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम संयोजन का डायग्राम। हम श्रेणी क्रम में कई प्रतिरोध को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। प्रतिरोध को हम लोग बल्ब मान सकते हैं, बल्ब है, पंखा है ना, या आपके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स आपके घर में जो यूज हो रहे हैं उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, या मैं बल्ब भी बना सकता हूं। तो एक मैंने सिंबल बना दिया है, चिन्ह बना दिया है प्रतिरोध का। तो हम लोगों ने क्या किया है बच्चों, एक परिपथ में हमने 3 प्रतिरोध को ले लिए हैं। ये तीनों प्रतिरोध क्या कैसे जुड़े हैं? ये तीनों प्रतिरोध जो है वो श्रेणी क्रम में कनेक्ट हैं। अब यहां पे हम लोग क्या कहेंगे कि ये प्लस टर्मिनल हो गया अपना, और ये माइनस टर्मिनल हो गया। यहां पे हम लोगों ने क्या किया बच्चों, एक वोल्टेज को कनेक्ट कर दिया, है ना, एक विभव कनेक्ट कर दिया V। और इस परिपथ में हम देखेंगे कि जब वोल्टेज कनेक्ट करेंगे, किसी भी परिपथ में जब वोल्टेज कनेक्ट होता है तो उससे क्या होता है बच्चों, एक करंट प्रवाहित होने लगती है, जिसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। अब यहाँ पे डायग्राम में हम देखेंगे, डायग्राम क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास में R1 है, ओके, ये हमारे पास में R2 है, और एक है R3। ओके बच्चों, तो ये 3 हमारे पास क्या हो गए, प्रतिरोध हो गए। अब इन तीनों प्रतिरोध को हम लोग क्या करेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन से सॉल्व करने वाले हैं। अब किसी भी परिपथ में जब श्रेणी क्रम परिपथ होगा तो उसमें वोल्टेज क्या होता है बच्चों, बट जाता है, अर्थात डिवाइड होता है। तो हम लोग क्या बना लेंगे यहाँ पे कि
R1 के क्रॉस क्या होगा, V1 होगा, है ना, और यहां पे R2 के क्रॉस V2 होगा, और R3 के क्रॉस क्या होगा बच्चों, V3 होगा। अर्थात श्रेणी क्रम परिपथ में, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है और करंट सेम रहती है। करंट पूरे में आई फ्लो होगी पूरे परिपथ में, मतलब R1 R2 R3। अगर यहां पे बल्ब लगी होती, पंखा लगा होता, टीवी चल रही होती, तो तीनों में करंट सेम जा रही होती, लेकिन वोल्टेज सभी में अलग अलग जाएगा। इसीलिए हमारे घरों का कनेक्शन हमेशा समांतर में होता है, क्योंकि वोल्टेज हमें सबको बराबर चाहिए, करंट कम ज्यादा होगी तो चलेगा। तो अब हम लोग देखेंगे इसको फाइंड आउट करके कि यह कैसे काम करता है। हम लोग टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसके फार्मूले को हम लोग देख लेते हैं। तो ओम के नियम के हिसाब से क्या कहता है ना, अभी हमने जस्ट पढ़ा ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ क्या कहता है बच्चों कि V बराबर IR होता है। ओके, तो अब हम लोग निकालेंगे V, है ना, R1 R2 R3 तीनों को। तो हम लोग क्या करेंगे कि V1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, IR1 हो जाएगा। ओके, और यहां पे हम लोग लिखेंगे V2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, V2 बराबर हो जाएगा IR2 हो जाएगा, और V3 बराबर क्या हो जाएगा, IR3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे। हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है ना, हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना, तो क्या करना पड़ेगा कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। अर्थात अगर और भी हमारे पास में प्रतिरोध होते, तीन जैसे कनेक्ट है, 4 5 6 8 10 जो भी होते, हम लोग क्या कर सकते थे, आगे और प्लस में कर सकते थे। अर्थात V बराबर, अब हम लोग सॉल्व करेंगे, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इन तीनों हम मान रख देते हैं। तो V का मान क्या है बच्चों, V का मान है V बराबर IR, ये हमारे पास यहां पे लिखा हुआ तीनों चारों का मान। ओके, अब हम लोग लिखेंगे V1 का मान। तो V1 का मान क्या है बच्चों, IR1 प्लस V2 का मान क्या है, IR2 प्लस IR3, ये V3 का मान हो गया। अब हम लोग को क्या करना है कि यहां पे हम लोग को देखना है कि यहां पे कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या है बच्चों, I है कॉमन सब में, I है I है I है I है ना। R1 R2 R3 ये अलग अलग हो जाते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, I को कॉमन रख लेंगे। ओके, क्या करेंगे, I को सबसे पहले हम कॉमन कर लेंगे। तो जब I यहां से निकल जाएगा, सभी से क्या बचेगा बच्चों, R1 प्लस R2 प्लस R3 ये बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, I से I कैंसिल हो जाएगी, तो यहां पे क्या बचेगा बच्चों, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हमारा क्या होगा, श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र होगा। इसी फॉर्मूले की सहायता से हम लोग जितने भी क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितने भी ऐसे सर्किट डायग्राम में होगा, जैसे मान लो क्या कह रहा है कि R1 का मान मान लो कितना है, 4 है, R2 का मान कितना है, 8 है, R3 का मान क्या है, 6 है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। इस फॉर्मूले से कैसे, हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पे हमने लिखा R, मतलब टोटल R हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हम लोग क्या कहेंगे भैया कि यहाँ पे R1 का मान कितना है, R1 का मान 4 है प्लस 8 है प्लस 6 है। तो R कितना हो जाएगा, टोटल R कितना हो जाएगा, कुल परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, हम लोग लिखेंगे 6 4 10 8 18। अर्थात टोटल R जो होगा इस परिपथ में वो कितना होगा बच्चों, 18 ओम होगा। यूनिट लिखना कभी मत भूलना, ओम के साइन हमेशा लगाना, यूनिट हमेशा लिखना है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन। और श्रेणी क्रम संयोजन को हमने कैसे निकाला, हम जानते हैं जब भी श्रेणी में कोई तार जुड़ी होती है, बल्ब या ट्यूबलाइट, जैसे आपके जो लाइटिंग होती है सजाने वाली, सजावटी वाली, वो हमेशा श्रेणी क्रम में होती है। तो वहां पे क्या होता है बच्चों, वोल्टेज डिवाइड होता है। अर्थात आप लोग को याद रखना है कि श्रेणी क्रम संयोजन में हमेशा वोल्टेज डिवाइड होता है और करंट सेम होती है। वहीं हम समांतर क्रम संयोजन करेंगे जब हमारे घरों में जो लाइट फिटिंग होती है, जो हमारे घरों में लाइट फिटिंग होती है वो समांतर क्रम संयोजन होता है, पैरेलल में होता है। तो वहां पे क्या होता है बच्चों, करंट डिवाइड होती है और वोल्टेज सेम होता है। अब हम लोग समांतर क्रम पढ़ने वाले हैं। तो ये रहा बच्चों हमारा प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें हमने देखा डायग्राम को बना करके, फॉर्मूले को निकाल करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस सूत्र को आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि इसी सूत्र की सहायता से हम सारे क्वेश्चन करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स क्वेश्चन होंगे वो इसी की सहायता से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं समांतर क्रम संयोजन क्या होता है बच्चों। ओके, तो समांतर क्रम संयोजन को हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पे मैं श्रेणी की जगह में समांतर क्रम संयोजन लिख देता हूं। प्रतिरोध का
ओके, प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन। अब समांतर क्रम संयोजन को हम डायग्राम के साथ में देख लेते हैं, डायग्राम बना करके, है ना, कैसे डायग्राम इसका होता है। तो हम लोग देखेंगे बच्चों कि ये हमारा क्या हो गया कि एक प्रतिरोध हो गया, ठीक है। श्रेणी में हमने क्या किया था, एक के बाद एक कनेक्ट कर दिया था, पर समांतर में ऐसा नहीं करेंगे। समांतर में क्या करेंगे, समांतर का मतलब होता है एक दूसरे के बराबर, है ना। तो ये हमने क्या किया, समांतर में हमने किसको कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि इसको समांतर में कनेक्ट करके इसमें एक बैटरी जोड़ देंगे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक बैटरी जोड़ने वाले हैं। ये हमारी जो है तो एक बैटरी जुड़ जाएगी, प्लस और माइनस। ओके, अब हम लोगों ने क्या किया है, इसमें प्लस माइनस कर दिया है। ओके, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, वी लिख दिया हूं मैं, वी मतलब होता है वोल्टेज, है ना। और यहां पे हमारे पास क्या होगा बच्चों, आई करंट फ्लो हो रही होगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो आर होंगे वो कैसे होंगे बच्चों, R1 होगा, R2 होगा और R3 होगा। अब देखना, ये समांतर क्रम संयोजन है तो क्या होगा बच्चों, यहां से करंट तो जा रही है पर यहां पे करंट जाकर के क्या हो जाएगी बच्चों, डिवाइड हो जाएगी। क्योंकि जहां पे उसको रास्ते बदल जाते हैं, रास्ते ज्यादा मिलने लगते हैं, तो क्या होती है, वो अलग हल रास्तों में बराबर बराबर बट जाती है। हम क्या कहेंगे कि यहां पे क्या होगा कि यहां पे I1 हो जाएगी। ओके, यहां पे I2 हो जाएगी और यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, I3 हो जाएगी। अर्थात समांतर परिपथ में क्या होगा बच्चों, I1 I2 I3, अर्थात करंट डिवाइड हो जाएगी और वोल्टेज सभी में सेम रहेगा, अर्थात वोल्टेज तीनों में बराबर जा रहा है। अब हम लोग वापस से आते हैं ओम के नियम में, इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। तो ओम्स लॉ क्या कहता है ना, ओम्स लॉ क्या कहता है बच्चों, ये हमने देखा था कि V बराबर IR होता है। अब चूंकि यहाँ पे क्या है, I1 I2 I3, वहां पे वोल्टेज अलग अलग था, यहाँ पे करंट अलग अलग है, तो हम लोग निकालेंगे इस फॉर्मूले से I बराबर V/R। ओके, अब हम लोग देखते हैं, सर्किट में आते हैं। तो एक तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस हो गया, R हो गया, टोटल V हो गया, टोटल I हो गया। अब हम तीनों परिपथ का अलग अलग निकाल लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, I1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, V/R1, I2 बराबर क्या हो जाएगा, V/R2 और I3 बराबर क्या हो जाएगा, V/R3 हो जाएगा। ओके, अब इसको हम सूत्र बनाते हैं ना, सूत्र में रखते हैं। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो हम लोग लिखेंगे टोटल I निकालेंगे। ओके, हम क्या करेंगे, टोटल I निकालेंगे, तो टोटल I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन, और जितने भी कनेक्ट होंगे परिपथ में उसको हम कर लेंगे। जैसे हमने पिछले में क्या किया था, वोल्टेज किया था, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हमारे पास तीन ही प्रतिरोध है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 का मान रख देंगे। I का मान क्या है बच्चों, V/R इक्वल्स टू, I1 का मान कितना है, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब हम लोग देख रहे हैं कि सर्किट में कॉमन क्या है, जैसे हमने उसमें I को कॉमन निकाला था, जिसमें कॉमन क्या है बच्चों, V सभी में है, R सभी में अलग अलग है, R1 R2 R3 है। तो हम क्या करेंगे कि V को कॉमन कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, V अगर हमारा कॉमन निकल गया, मतलब तीनों से हमने V को निकाल दिया, तो क्या बचेगा, V के जगह में 1 बचेगा, क्योंकि जहां पे कुछ नहीं होता वहां हम 1 रख देते हैं। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि V को V से कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा हमारे पास में 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बचेगा। यही हमारा क्या होगा बच्चों, समांतर क्रम संयोजन का सूत्र होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस फॉर्मूले को आप लोग को याद रखना है। यदि समांतर क्रम में अगर ऐसे प्रतिरोध दिए हुए हैं, उनका कुल प्रतिरोध निकालना है, तो हमें इस सूत्र की सहायता से निकालना होगा। अब हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। एग्जांपल में देख लेते हैं बच्चों की, यदि यहाँ पे जैसे हमने वहां पे देखा था, एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि पहले का है ना कितना है, 10 ओम है, दूसरे का क्या है बच्चों 20 ओम है, तीसरे का क्या है बच्चों कि 30 ओम है। तो टोटल है ना, टोटल जो है तो इसका कुल प्रतिरोध कितना निकल करके आएगा, इस चीज को आपको सॉल्व करना किसमें, 1/R1 इस फॉर्मूले में आप लोग रख दोगे तो उसका मान निकल करके आ जाएगा। एक मैं ट्रिक बता देता हूं आप लोग को।
समांतर क्रम संयोजन में एक ट्रिक काम करती है जो जल्दी सॉल्व करके बताता है हमें। वो क्या होती है बच्चों? वो क्या होती है कि आर इक्विवेलेंट, है ना, आर इक्विवेलेंट का मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस इनटू, है ना, R1 मल्टीप्लाई R2 अपान R1 प्लस R2। ये सूत्र हमेशा याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समांतर क्रम की सर्किट को सॉल्व करने के लिए बहुत इजी और बहुत फास्ट ये सॉल्व करके हमें देता है। जैसे हम लोग क्या करेंगे कि इन तीनों सर्किट का हम कुल प्रतिरोध निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? मैं निकाल करके बता देता हूं कि हमारे पास में आर इक्विवेलेंट, है ना, टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो क्या करेंगे? R1 R2 का मान रख देंगे। तो 10 गुणे क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अपान कितना हो जाएगा बच्चों? 10 प्लस 20 हो जाएगा। ये जो हमारा निकल करके आएगा, है ना, 2 1 कम 2 हो जाएगा, अर्थात 200 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? 30 हो जाएगा, है ना। अभी इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे जो वैल्यू निकल करके आएगी उसको हम फिर वापस से क्या करेंगे बच्चों? यहां पे करेंगे, है ना। फिर वापस से क्या करेंगे? आर इक्विवेलेंट बराबर क्या करेंगे? जो यहां पे वैल्यू निकल करके आ रही है, मान लेते हैं हम इसको निकाल देख लेते हैं निकाल करके, ओके, है ना। तो 200 में हम क्या करते हैं बच्चों? 200 में हम लोग क्या करते हैं? 30 का भाग दे देते हैं। तो, है ना, 3 दाहम 300 हो जाएगा, अर्थात 3 छंग 18, 3 सते 21, 3 छंग 18, है ना, 6.6 जा रहा है। 3 छंग 18 180 हो जाएगा। फिर जो है तो 180 में कितना बचेगा बच्चों? 20 बचेगा। अब हमारे पास भाग न खाए लब्ध शून्य, अर्थात 200 फिर से हो जाएगा। 6.6 जा रहा है ना, 6.6 जा रहा है, 6.6 जा रहा है ना। तो ये 6.6 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये 6.6 को हम लोग क्या करेंगे बच्चों? यहां पे रखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास में R आया है ना, R जो आया है ना, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? ये R2 गुणे R3 बराबर R2 प्लस R3 हो जाएगा। अर्थात R2 हमारा टोटल, ये R1 और R2 का क्या निकल करके आया वैल्यू? 6.6 मल्टीप्लाई, है ना, हम क्या कर देंगे? 30 कर देंगे। और यहां पे हम क्या करेंगे बच्चों? 6.6 प्लस 30 कर देंगे, है ना। अब मैं इजी सॉल्व करने के लिए क्या करता हूं? पॉइंट को हटा देता हूं, आपको समझ में आना चाहिए, है ना। तो मैं क्या करता हूं? 6 कर देता हूं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। बाकी आप लोग को पॉइंट लगाना है तभी वैल्यू एग्जैक्ट आएगी। तो 6 3 का 18 हो जाएगा, है ना, 6 3 का 18 हो जाएगा, 180 हो जाएगा बच्चों, और 36 हो जाएगा, है ना। अब 36 में 180 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? हम लोग यहाँ पे 36 का 180 में भाग दे देते हैं बच्चों। तो 180 में जब आप भाग दोगे 36 का, है ना, तो कितने बार जाएगा? ये 6 बार चला जाएगा, है ना, कंप्लीट 6 बार चला जाएगा। तो 180 में जो है तो 6 का, है ना, 1 मिनट, 5 बार जाएगा, है ना, 5 बार जाएगा। क्योंकि जो 5 का गुणा हम लोग करेंगे तो कितना निकल गया? 5 6 का 30 की शून्य हासिल है 3 का, 5 3 15, 1 16, 160, 5 बार जाएगा। अर्थात जो है तो इसको जब भाग हम देंगे बच्चों तो क्या होगा कि ये जो है तो कितना निकल करके आएगा? 5 पॉइंट कुछ निकल करके आएगा। क्योंकि कितना बच रहा है वापस से इसमें, है ना, 20 बच रहा है। और 20 में भाग नहीं जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? दशमलव रख देंगे और यहाँ 200 रख देंगे। अब कितने बार जाएगा? 6 बार जा सकता। 6 छंगा 36 की 6 हासिल आई 3 का, और 6 3 का 18, 19 20 21, है ना। तो 216 हो रहा है, मतलब 5.5 आएगा। अर्थात टोटल आर इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों? 5.5 ओम के आसपास आ रहा है ना। हमने पॉइंट को हटा के सॉल्व किया है, बाकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन ऐसे ही करना होगा आपको। तो कुल मिला के ये है कि पहले हम R1 इंटू R2 कर लेंगे, जो वैल्यू निकल करके आएगी उसको तीसरे में मल्टीप्लाई प्लस, है ना, नीचे, है ना, ऊपर प्लस कर देंगे, नीचे हम जो है तो देखो पहले हम क्या करेंगे? R1 इंटू R2 प्लस R1 प्लस R2 कर देंगे। ये कैलकुलेशन निकल करके आ जाएगा। जो निकलेगा उसको हम लोग अगले वाले में क्या करेंगे? पहले गुणा कर देंगे, नीचे जोड़ देंगे और भाग दे देंगे, तो हमारा टोटल निकल करके आ जाएगा। या आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आर इक्विवेलेंट निकाल करके कि 1/r, है ना। 1/r में क्या करोगे बच्चों? मैं इसको निकाल करके बता देता हूं कि 1/r में क्या करोगे कि 1/r 10 कितना है? 10 है, प्लस 1/, कितना है बच्चों? 20 है, प्लस 1/, क्या है? 30 है। तो यहां से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, है ना, यहां से भी आप लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? इसको निकाल सकते हैं, है ना। ये तीनों का एलसीएम ले लेना और गुणा करके, त्रिय गुणा करके आप लोग निकाल सकते हैं। ये हो गया। अब समांतर क्रम में एक और जो है तो ट्रिक मैं आपको बता दूं
एक और ट्रिक कैसे काम करती है, क्या होती है, वो मैं आपको बता देता हूं कि यदि समांतर क्रम में कितने भी प्रतिरोध जुड़े हों, अगर उनका मान सेम हो, उनका मान क्या हो बच्चों, सेम हो, जैसे R1 10 है, R2 10 है, R3 10 है, तो इसका जो सूत्र होता है एक और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सूत्र आप लोग को कोई नहीं बताएगा, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहता है कि अगर सेम हो, है ना, सेम सभी प्रतिरोध सेम जो है तो नंबर के हो, या सेम प्रतिरोध के हो, है ना, जिसका जो ओम हो 10 ओम हो, या 20 ओम हो, 2 ओम हो, मतलब जो भी हो वो सेम हो, हम क्या करेंगे, उसका सूत्र लगाएंगे R/N। ओके, ये हमारा सूत्र हो जाएगा। R/N का मतलब ये कह रहा है कि हमारे पास में जो रेजिस्टेंस है और डिवाइडेड बाई N मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, ये R का मान हो गया। R का मतलब होता है इसका वैल्यू और N का मतलब होता है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं कितना हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, R कितना हमारे पास में 10 है और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं, 3 है, तो किस किस में भाग दे देंगे, 10 में 3 का, तो 3 त्रिकाइन 9 हो जाएगा, एक बच्चे का भाग न खाए लब 10 वापस 10 आएगा, 3.33, अर्थात R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों, 3.33 हो जाएगा। अर्थात कुल मिला क्या करना है कि जब सेम रेटिंग के सभी रेजिस्टेंस हो तो R/N अर्थात R जो वैल्यू है उसकी और टोटल रेजिस्टेंस कितना है उसमें भाग दे दोगे, तुरंत आपका क्या निकलेगा, चुटकी में 10 सेकंड 5 सेकंड में आपका क्या होगा, पूरे टोटल रेजिस्टेंस निकल करके आ जाएगा। आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कब, जब सेम रेटिंग के सभी रेजिस्टेंस हो। यदि अलग अलग रेटिंग के हैं तो फिर सबसे फास्ट जो ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक है कि हम क्या करेंगे, R1 × R2 अपान R1 + R2, इसकी सहायता से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। मैं आगे बच्चों आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा ऐसे समांतर वाले, जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आने लगेगा। ओके, तो ये रहा हमारा वोल्टेज डिवाइडिंग, अपना प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन। अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों वोल्टेज डिवाइडिंग रूल और करंट डिवाइडिंग रूल क्या होते हैं, उस चीज को हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो मैं आप लोग को बता दूं कि समांतर क्रम संयोजन जो होता है और जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसमें क्या क्या होता है बच्चों। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है बच्चों, वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट सेम रहती है। लेकिन समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है बच्चों कि वोल्टेज सेम रहता है, वोल्टेज जो है तो हाँ सेम रहता है, करंट डिवाइड होती है। ओके, दोनों में अंतर यही है कि समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि करंट जो है वो सेम रहती है, वोल्टेज डिवाइड होता है, और समांतर क्रम संयोजन में वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिवाइड होती है। इस चीज को आप लोग को याद रखना है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं वोल्टेज डिवाइडिंग रूल। वोल्टेज डिवाइडिंग रूल क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं फटाफट। इसके बाद हम लोग जो है तो आगे भी लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। वोल्टेज डिवाइडिंग रूल पढ़ लें, करंट डिवाइडिंग रूल पढ़ लें, फिर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं नंबर 1 में, नंबर 1 में पढ़ने वाले हैं बच्चों वोल्टेज डिवाइडिंग रूल अर्थात वोल्टेज डिवाइडिंग नियम हम लोग पढ़ लेते हैं। इसका सर्किट डायग्राम बना के हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इसका फार्मूला लिख दूं आपको। वोल्टेज डिवाइडिंग रूल में आप लोग क्या करेंगे बच्चों, जब टोटल क्या निकालेंगे, टोटल वोल्टेज निकालेंगे, है ना, क्या निकालेंगे, टोटल वोल्टेज अर्थात कुल विभव आप निकालेंगे। हिंदी में क्या लिखेंगे, कुल विभव। तो कुल विभव जब आप निकालेंगे तो सूत्र क्या रहेगा, टू फाइंड रेजिस्टेंस अर्थात हम हिंदी में क्या लिखेंगे इसको कि जिस प्रतिरोध का हमें फाइंड करना, जिस प्रतिरोध का हमें निकालना है, और नीचे अपान में क्या लिखेंगे, टोटल रेजिस्टेंस। ओके, मतलब कुल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। अब मैं हिंदी में लिख दूं, अगर आपको क्या करना है, कुल प्रतिरोध अर्थात कुल विभव निकालना है, कुल विभव, कुल वोल्टेज निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा कि जिस प्रतिरोध का निकालना है ना, जिस प्रतिरोध का निकालना है, भाग में क्या करोगे, भाग में क्या करोगे, सभी प्रतिरोध कर लोगे, भाग में सभी प्रतिरोध, है ना, जिसका निकालना है वो ऊपर रहेगा और नीचे भाग में जो रहेगा डिवाइड में वो सही प्रतिरोध रहेंगे। अब हम लोग सर्किट डायग्राम में देख लेते हैं, है ना, टोटल रेजिस्टेंस
हमारा हो गया। अब सर्किट डायग्राम क्या कहता है बच्चों, ये हमारा जो है तो सर्किट डायग्राम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हो ना आप लोग, तो मैक्सिमम चीजें आपको सर्किट डायग्राम में ही पढ़ने को मिलेंगी, है ना। सर्किट डायग्राम में ही सारी चीजें आपको समझने को मिलेगी, क्योंकि करंट क्या होती है बच्चों, दिखती नहीं है ना। करंट ही एक ऐसी चीज है ना। फिटर वाले बच्चे, मैकेनिकल वाले बच्चे, सिविल वाले बच्चे सब लोग देख लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे क्या करते हैं, देख नहीं पाते हैं। उसका रीजन यही है बच्चों कि आप लोग की करंट जो होती है ना वो महसूस की जाती है, छू के देख सकते हो, है ना, लेकिन आंखों से नहीं देख सकते हो। कभी छूना मत, क्योंकि करंट लग जाएगी। ओके, अब देखो बच्चों क्या कह रहा है, हम जानते हैं कि R1 के रिस्पेक्ट में V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा। हमने सीरीज सर्किट में पढ़ लिया है कि V1 V2 V3 अलग अलग होंगे और करंट क्या होगी बच्चों, श्रेणी में सेम होगी। अब हमको निकालना है ना, अब हमको निकालना है यहाँ पे सूत्र। तो तीनों सूत्र क्या होंगे बच्चों, अगर आपको वोल्टेज डिवाइडिंग रूल में V1 निकालना है ना, क्या निकालना है, V1 निकालना है, तो क्या हो जाएगा VT, मतलब टोटल वोल्टेज। मैंने VT लिख दिया, मतलब ये टोटल वोल्टेज लिख दिया। टोटल वोल्टेज बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, R1। जैसे मेरे को क्या करना है, R1 को निकालना है। सबसे पहले किसको निकालना है, इसको निकालना है, तो R1 हो जाएगा। और फिर प्रतिरोध टोटल कितने हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, फिर हम दूसरा सूत्र निकालेंगे V1 V2 का। तो V2 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, VT टोटल वोल्टेज में क्या हो जाएगा। अब हम क्या निकाल रहे हैं, दूसरे का निकाल रहे हैं, है ना। तो दूसरे का क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरे का R2 हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर हम V3 का निकालेंगे, तो V3 क्या कहता है कि VT मतलब टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल वोल्टेज हो जाएगा, तीसरा हम निकाल रहे हैं, तो R3 अपान R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारा सूत्र हो जाएंगे। इन तीनों सूत्रों को आप लोग को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज डिवाइडिंग रूल बहुत से टीचर जो है तो पढ़ाते नहीं है, है ना, बहुत सारे टीचर छोड़ देते हैं, पर मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। अब यदि हम देख लें यहाँ पे मान, है ना, मान लो मैं बोल दूं कि R1 का मान जो है तो 2 है, R2 का मान 4 है, R3 का मान जो है वो 6 है। कुछ भी रैंडमली जो मन में आए वो ले लो आप लोग। ओके, जो मन में आए वो ले लो। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग देख लेते हैं कि इसी फॉर्मूले में, है ना, इसी को हम लोग क्या करते हैं, V1 निकाल लेते हैं। तो V1 निकालेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज, है ना। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं वोल्टेज को भी। हमारे पास जो घर में बैटरी होती है कितने वोल्ट की होती है, लगभग 24 वोल्ट की होती है, 12 वोल्ट की होती है ना। वोल्टेज 240 वोल्ट, 230 वोल्ट, 250 वोल्ट, कुछ भी आप ले लो। मैं एग्जांपल में ले लेता हूं 24 वोल्ट। ओके, अब 24 वोल्ट में जो है ना, 24 वोल्ट में हम लोग क्या देखेंगे बच्चों कि इस फार्मूले को निकालेंगे। हमारे पास इस फार्मूले में निकालने के लिए क्या होगा, अब मैं सबसे पहले क्या करता हूं, यहां पे समझा देता हूं। ओके, इस फार्मूले को मैं यहां पे लिख के समझा देता हूं, तो इजी आप लोग को समझ में आ जाएगा मिटा करके। तो देखो मैं निकाल रहा हूं V1 बराबर, हम जानते हैं कि V1 बराबर क्या निकालना है हमें, तो V1 बराबर क्या लिखेंगे, VT टोटल वोल्टेज इक्वल्स टू फाइंड रेजिस्टेंस। ओके, फाइंड रेजिस्टेंस R1 हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब मैं क्या करूंगा, टोटल वोल्टेज मेरे पास कितना है बच्चों, 24 है, तो ये 24 हो गया इक्वल्स टू R1 कितना है बच्चों, 2 है, फिर यहां पे कितना है, 2 है प्लस 4 है प्लस 6 है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इन सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ओके, इन सभी को क्या करेंगे बच्चों, जोड़ देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पे 24 हो जाएगा, है ना, यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, 24 हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 6 4 10 2 12 हो जाएगा। अब हम जानते हैं तिर्यक गुणा कर लेंगे, क्या हो जाएगा बच्चों कि हम क्या करेंगे, इसको तिर्यक गुणा कर लेंगे तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 1 कम 12, 12 दोनों ही 24, है ना। तो क्या हो गया हमारे पास में 2 बचा, और उधर भी 2 बचा है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि 2 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 4, अर्थात V1 बराबर कितना हो जाएगा, 4। कैसे आया 4, मैं ये भी बता दूं आप लोग को। हमने क्या किया बच्चों, तिर्यक गुणा कर दिया, है ना, ये मान लो तिर्यक गुणा हमने कर दिया। अब 12 का हम क्या करेंगे, या तो 12 का 24 में गुणा कर दो, है ना, 12 का 24 में गुणा कर दो, और 1 का गुणा कर दो, और क्या करो, डिवाइड कर दो। या फिर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 12 दूनी 24, 2 को 12 24 को अपन ने काट दिया, 2 बचा, और 2 प्लस 2 आ गया इक्वल्स टू 4 आ गया। अर्थात V1 का मान कितना हो गया बच्चों, 4 वोल्ट। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये पहला। अब हम देखते हैं दूसरा, ठीक है।
अब V2 निकाल करके हमें देखना है, V2 निकाल करके देखना टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा। सूत्र ये लिखा हुआ है, सूत्र में बार बार नहीं लिखूंगा। VT है टोटल वोल्टेज बराबर R2 अपान R1 प्लस R2। R2 कितना है, तो R2 बच्चों क्या है, 4 है, प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6। ओके, तो टोटल कितना हो जाएगा, है ना, टोटल कितना हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे यहां पे, एक मिनट, यहां पे टोटल वोल्टेज भी हमें लिखना पड़ेगा ना। हमारा टोटल वोल्टेज कितना है, 24 है ना, V2 निकालने के लिए। तो आप क्या करेंगे हम कि टोटल वोल्टेज कितना है हमारे पास में, 24 है, इनको सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 6 4 10 2 12 हो जाएगा। अब 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो वापस से कितना निकल करके आ जाएगा, V2 ये निकल के आ जाएगा 4 2 6 वोल्ट। ओके, 4 2 6 वोल्ट आ जाएगा। अर्थात R1 के क्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, 4 वोल्ट है। और R2 के क्रॉस कितना है बच्चों, R2 के क्रॉस जो वोल्टेज है, R2 के बराबर जो वोल्टेज है यहां पे वो कितना है, 6 वोल्ट है। सॉरी, एक मिनट, है ना, उसको गुणा करना है क्योंकि वो है ना डिवाइडेड के बाद है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, एक मिनट, है ना, जब इसको हम लोग क्या करेंगे, मैं यहां पे फिर से समझा दूं, है ना, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा क्योंकि इक्वल्स टू के बाद है तो गुणा होगा, है ना। तो यहां पे कितना हो जाएगा, V2 का मान जो होगा कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पे 4 दूनी 8, 2 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट। यही हमारा जो है तो V2 का मान हो जाएगा 8 वोल्ट। यहां पे हम लोग क्या लिखे थे, 2 दूनी 4, अर्थात हम लोग क्या कहेंगे, यहां पे गुणा होगा, है ना, जोड़ नहीं होगा, गुणा होगा क्योंकि इक्वल्स टू के बाद में है। तो 2 गुणे 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये 4 वोल्ट हो गया, 8 वोल्ट हो गया। अब हम निकाल लेते हैं यहीं पे तीसरे का, V3 का। तो V3 का मैं बता दूं आपको कि VT इक्वल्स टू R3 अपान R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों, R3 का मान लिख देंगे। R3 का मान कितना है, 6 है। फिर हम लोग यहां पे तीनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 2 प्लस 4 प्लस 6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 अपान 6 4 10 2 12। और यहां पे हमारे पास 24 वोल्ट की ऑलरेडी बैटरी लगी हुई है। तो हम क्या करेंगे बच्चों कि 24 इक्वल्स टू 6 अपान 12 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 6 का गुणा 2 में करेंगे, 6 दूनी 12, अर्थात V3 का जो वैल्यू निकल करके आएगी वो 12 वोल्ट निकल करके आएगी। अर्थात V1 हमको निकालना था, V1 कितना होगा, तो V1 जो है 4 वोल्ट होगा। V2 कितना होगा बच्चों, 8 वोल्ट होगा। और V3 कितना होगा बच्चों, 12 वोल्ट होगा। ये हमने फाइंड आउट किया, ये हमने ज्ञात करके निकाला। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज डिवाइडिंग रूल को पढ़ लेते हैं। ये हमारा हो गया बच्चों क्या, वोल्टेज डिवाइडिंग रूल। अब फटाफट हम लोग क्या करते हैं, करंट डिवाइडिंग रूल भी पढ़ लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, गणित के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और वो सारे क्वेश्चन को हमको आगे सॉल्व भी करना है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं करंट डिवाइडिंग रूल को। करंट डिवाइडिंग रूल क्या कहता है, करंट डिवाइडिंग रूल कैसे काम करता है, उस चीज को हम लोग जो है तो डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग फटाफट देख लेते हैं करंट डिवाइडिंग रूल को। तो करंट डिवाइडिंग रूल क्या कहता है, करंट डिवाइडिंग रूल क्या कहता है बच्चों, नंबर 2 में हम लोग देख लेते हैं। करंट मतलब धारा, डिवाइडिंग मतलब डिवाइड करना, और रूल मतलब नियम। करंट डिवाइडिंग रूल फटाफट हम लोग देखेंगे करंट डिवाइडिंग रूल में, है ना। यूज इन पैरेलल सर्किट, हम लोग कह सकते हैं कि पैरेलल सर्किट जो हमने निकाला था अभी उसी के हिसाब से ये सारी चीजें काम करती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि करंट डिवाइडिंग रूल क्या होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं करंट डिवाइडिंग रूल का सूत्र, है ना। तो करंट डिवाइडिंग रूल, करंट डिवाइडिंग रूल का सूत्र क्या होता है, जैसे हमने अभी वोल्टेज डिवाइडिंग रूल में लिखा था वही सेम वैसे ही है। हम लोग क्या करेंगे, आई जो है तो टोटल निकाल लेंगे। टोटल आई हमारे पास हो गई करंट डिवाइडिंग रूल में, है ना। टोटल आई निकालना है तो यहां पे क्या हो जाएगा, अदर साइड का, है ना, अदर साइड का प्रतिरोध, अदर मतलब दूसरे साइड का, है ना, दूसरे साइड का प्रतिरोध बटे में कुल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। अभी हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आप लोग समझ में आ जाएगा, है ना। अदर साइड का मतलब होता है ना, दूसरे साइड का। ओके, दूसरे साइड का, दूसरे साइड का। अब मैं साइड क्या समझाऊं, दूसरे साइड का अभी हम लोग देख लेंगे, है ना। तो अब इसको देख लेते हैं, एक डायग्राम में देख लेते हैं हम लोग। जैसे ये हमारा डायग्राम हो गया, मान लो हम 2 सर्किट ले लेते हैं, R1 हो गया, है ना, और हमारे पास में जो दूसरा हो गया क्या बच्चों, R2 हो गया। ठीक,
तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारे पास में एक परिपथ हो गया, हमने यहाँ पे क्या किया बच्चों कि प्लस माइनस वोल्टेज कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे हमारी करंट फ्लो हो गई। अब करंट क्या होगी बच्चों, I1 होगी और I2 होगी, परिपथ कितने भी हो 2 4 6 जो भी ले सकते हो आप। अब यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज डिवाइडिंग रूल जो है तो कैसे काम करेगा इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों कि हमारे पास कुछ ना कुछ सर्किट का क्या होगा, वोल्टेज होगा, है ना। तो वोल्टेज हम लोग कुछ ले लेते हैं, सॉरी हाँ, हमारे पास में करंट डिवाइडिंग रूल में क्या होगा, वोल्टेज नहीं होगा। करंट डिवाइडिंग रूल का मतलब वोल्टेज डिवाइडिंग रूल का मतलब वोल्टेज और करंट डिवाइडिंग रूल का मतलब करंट। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, करंट होगी, है ना, करंट डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, करंट, तो करंट का साइन जो होता है बच्चों इस प्रकार से कुछ रखते हैं, है ना। और ये हमारे पास में साइन का ऐसा तीर बना देंगे, तो ये हमारा जो हो जाएगा प्लस और माइनस। यहाँ पे हमारे पास आई का मान जो हो जाएगा बच्चों कितना है, आई का मान जो है वो कितना है बच्चों, 25 एम्पियर ले लेते हैं। मान लो एग्जांपल के तौर पर 25 एम्पियर हमने ले लिया है। अब हम लोग देखते हैं करंट को डिवाइड करके तो क्या सूत्र लगेगा बच्चों। हमने जैसे देखा I1 हमें निकालना है, यदि I1 हमें निकालना है, जैसे उसमें B1 B2 B3 निकाल रहे थे, I1 यदि निकालना है तो क्या होगा कि IT मतलब टोटल करंट, और टोटल करंट हो जाएगा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरे साइड का रेजिस्टेंस अपान कुल प्रतिरोध। दूसरे साइड का मतलब I1 का अगर निकाल रहे हैं तो प्रतिरोध कौन सा लेंगे हम, I2 वाला लेंगे। ओके, कौन सा लेंगे, I2 वाला। तो मान लेता है यहाँ पे मैं 4 ले लिया, यहाँ पे मैंने 8 ले लिया। तो हम क्या कह रहे हैं कि दूसरे साइड का रेजिस्टेंस, मतलब हम सॉल्व अगर किसको कर रहे हैं, पहले वाले कर रहे हैं, तो प्रतिरोध कौन सा रखेंगे बच्चों, R2 रखेंगे। अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 अपान क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया बच्चों, 25 हो गया, गुणे R2 कितना है, 8 है, और ये कितना है, 4 प्लस 8 है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, 25 गुणे 8 अपान 8 4 12। तो इसको हम क्या करेंगे, वही करेंगे, तो ये गुणा कर देंगे, 12 दूनी 24, है ना। भाग नहीं जा रहा है ना, भाग नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग इसको कि सबसे पहले अब क्या करेंगे, भाग नहीं जा रहा है बच्चों, तो इसमें अब भाग जहां पे नहीं जाए तो क्या करना है, वहां पे ये 25 हो गया, है ना, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बच्चों, 8 अपान 4 ना 8 4 12 हो जाएगा। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे 25 का 8 में गुणा कर दो, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25 में 8 का गुणा कर देंगे, तो 8 पंचे 40 की शून्य हासिल आई 4 का, 8 दूनी 16, 16 4 20। ओके, 200 भागे 12 कर देंगे। अब 12 का भाग 200 में देंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 8.33 के आसपास में आएगा। तो ये हो गया हमारा एम्पियर, I1 निकल करके आ गया। तो I1 बराबर कितना हो जाएगा, 8.33, है ना, एम्पियर। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा I1 का। अब I2 निकालना है। ओके, I2 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें I2 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, I2 के लिए करना पड़ेगा आपको I2, है ना। तो I2 निकालना है तो क्या हो जाएगा, टोटल करंट हो जाएगी, और यहां पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब अदर साइड का हम I2 नीचे का निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, R1 लिखेंगे, तो यहां पे हो जाएगा R1 और R1 प्लस R2 हो जाएगा। इनकी वैल्यू रख दो, टोटल करंट कितनी है हमारे पास है, 25 है, गुणे R1 कितना है, 4 है, भाग में कितना हो, 8 4 12, है ना, 4 प्लस 8 है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 25 गुणे 4 अपान कितना हो जाएगा, 12। भाग वापस से नहीं जाएगा, तो क्या करोगे, 25 चौको, है ना, 25 दूनी 50, 25 चौको 100, अर्थात कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा। 12 दहम जो है तो 12 8 96, है ना, 12 8 96, तो ये हो जाएगा आपका जो है तो है ना, 12 8 96, मतलब वही जो है तो 12 8 96, मतलब 25 दून, है ना, 8 दूनी 16, है ना, 12 3 36, 12 चौक 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 84, 12 8 96, है ना, 12 8 96, वही लगभग जो है तो 8.33 के आसपास में ये भी आएगा, इससे भी कैलकुलेशन आएगा। ठीक, तो हम इसको क्या करते हैं बच्चों कि इस नियम में, करंट डिवाइडिंग रूल में हम क्या लगा सकते हैं, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, है ना, एक फॉर्मूला मैंने बताया था, कौन सा वाला, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1, है ना, इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। ये फार्मूला आप लगा दोगे तब भी ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये रहा अपना करंट डिवाइडिंग रूल, हमने देख लिया करंट डिवाइडिंग रूल को। ओके, तो टोटल रेजिस्टेंस जो है तो हमारे पास में एक मिनट 8 4 12 ही है ना, हाँ ठीक, ठीक।
तो ये हमारा जो है तो आंसर आ जाएगा कौन सा, करंट डिवाइडिंग रूल का। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग देख लेते हैं एक क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन देख लेते हैं करंट डिवाइडिंग रूल और वोल्टेज डिवाइडिंग रूल के बाद एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएगी, है ना। एक डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, मैं उसको भी आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूं। ओके इसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हम लोग देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। ये लास्ट एक आखिरी क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। आर ओम के एन रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करने पर उसकी इक्विवेलेंट जो है तो वैल्यू क्या होगी। मैं वही कह रहा हूं, है ना, मैं क्या क्वेश्चन कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख रहे हैं। यदि किसी परिपथ में आर ओम के एन रेजिस्टेंस, एन प्रतिरोध, है ना, जैसे हमने पहले देखा था एन रेजिस्टेंस, है ना, एन रेजिस्टेंस समांतर में कनेक्ट हो तो, समांतर में जुड़े हों तो, मैंने इसको थोड़ा सा पहले बता दिया, आप लोग हिंट दे दिया था, समांतर में जुड़े हों तो उसका कुल प्रतिरोध, है ना, आर इक्विवेलेंट, कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ओके ऐसा एक क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में रहेगा, यदि किसी परिपथ में आर ओम के एन रेजिस्टेंस समांतर में जुड़े हों तो उसका कुल प्रतिरोध क्या होगा, ये आप लोग को फाइंड आउट करके बताना है। जैसे क्वेश्चन में डायग्राम भी रहेगा, है ना, केवल क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा रहेगा, उसमें डायग्राम भी रहेगा, उसकी वैल्यू भी दी रहेगी। तो कोई भी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 2 हो, कुछ भी हो, अगर वो क्या कह रहा है कि आर ओम के एन रेजिस्टेंस समांतर में जुड़े हो तो, मतलब सेम वैल्यू हो तो, जैसे मान लो यहां पे क्या हो गई भैया, हमारे पास में कोई वैल्यू ले लेते हैं, आर का मान कितना है, हमने 20 ले लिया, ठीक है, R1, ठीक, फिर R2 हमने ले लिया 20 ले लिया, R3 हमने ले लिया कितना बच्चों 20 ले लिया, और R4 भी हमने ले लिया कितना बच्चों 20 ले लिया। तो हमने सूत्र लिखा था, हमने एक सूत्र शुरू में पढ़ लिया था, R इक्विवेलेंट बराबर R अपान N। तो हमने क्या करा, हम क्या करेंगे कि जब प्रतिरोध का मान बराबर होगा तो हम क्या करेंगे, किसी एक प्रतिरोध का मान रख देंगे R में, मतलब ये 20 हो गया, और टोटल प्रतिरोध कितने हैं 1 2 3 4, तो हम लोग 4 कर देंगे, तो 20, है ना, 20 में 4 का भाग दे देंगे, 4 चको 16, 4 पंचे 20, अर्थात जो हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो 5 ओम हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, यही इस क्वेश्चन का सारांश था। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी परिपथ में, है ना, जो आर हो सेम वैल्यू के हो और एन मतलब कई रेजिस्टेंस लगे हों, तो वो समांतर क्रम में यदि जुड़े हों तो उसका कुल प्रतिरोध निकालने के लिए सूत्र होता है, एकदम शॉर्ट ट्रिक है, ये एग्जाम में बहुत काम में आती है, चुटकियों में, है ना, एकदम 5 सेकंड 10 सेकंड में आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और कर लेता हूं, है ना, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग जो है तो खत्म करते हैं आज की क्लास को। कल हम लोग एक बहुत बढ़िया चैप्टर लेकर के आएंगे, कौन सा, व्हीटस्टोन ब्रिज का, हम लोग उसको भी देखेंगे, है ना। अब मैं बोल रहा हूं आप लोग को, एक क्वेश्चन में दे रहा हूं आप लोग को, है ना, क्वेश्चन नंबर 2। ओके क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि इस परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा, ये आप लोग को बताना है ना। R1 हो गया, R2 हो गया और R3 हो गया। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, कि एक ट्विस्ट ला देता हूं, है ना, एक ट्विस्ट, मतलब यहां पे मैं क्या करता हूं, R4 कर देता हूं। अब मेरे पास परिपथ क्या हो गया बच्चों, कुछ इस प्रकार का बन गया है ना। अब क्या कह रहा है कि इसका R इक्विवेलेंट, इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालो। इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, है ना, ये बहुत ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे 4 है ना, यहां पे मान लेते हैं हमारे पास में कुछ भी मान लो रेंडमली 8 है ना, यहां पे हम लोग मान लेते हैं 10 है, यहां पे हम लोग मान लेते हैं 10 है ना, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, ये 8 ओम है, ये 8 ओम है। अब क्या करना है, इसका कुल प्रतिरोध निकालना है। तो ऐसा नहीं करोगे कि 4 8 4 12 और 12 10 22, है ना, और 22 10 32, ऐसा नहीं करोगे बच्चों, क्योंकि ये दोनों, ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन जो बना है बच्चों वो समांतर में बन गया है, ये दोनों श्रेणी में है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन ये नहीं जुड़ेगा, पहले इसको हमको सॉल्व करना
करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया था ट्रिक आप लोग को कि समांतर क्रम में जब भी सर्किट आपको मिले तो क्या लगाना है, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या लगाना है, R1 मल्टीप्लाई R2 अपान R1 प्लस R2। ये फार्मूला है। अब हम क्या करूंगा, मैं 3 और 4 को सॉल्व करूंगा। तो 3 और 4 को जब सॉल्व करूंगा तो क्या लिखूंगा, मैं 3 और 4 को सॉल्व करूंगा तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R3 गुणे R4 अपान R3 प्लस R4 हो जाएगा। हम लोग वैल्यू रख देते हैं 10 गुणे 10 अपान 10 प्लस 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, 10 दहाई 100 हो जाएगा, है ना, 10 दहाई 100 हो जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा। अर्थात आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 5 ओम होगा। ये कहां का हो गया बच्चों, ये कहां का हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस टोटल परिपथ का कितना आ गया बच्चों, 5 ओम आ गया। अब इसको हम जोड़ सकते हैं कि 4 8 4 12 और 5 कितना हो जाएगा, है ना। तो 8 4 12 13 14 15 16 17, है ना। तो ये जो होगा आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 17 ओम हो जाएगा। ओके 8 2 10 2 12 और 12 और 5 17, ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार की सर्किट आप लोग को जो है ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये तो सब मेरे दिमाग में फिट है क्योंकि मेरे पढ़ाने का एक्सपीरियंस जो है लगभग 4 से 5 साल मैंने आईटीआई कॉलेज में पढ़ाया है, आईटीआई बच्चों को पढ़ाया है। मैं ऑफलाइन क्लासेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी जो है बच्चों में ऑफलाइन बैच में मैंने 3 से 4 साल मैंने ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाया है, ऑफलाइन क्लासेस मैंने लिया है। ये सारी चीजें मुझे रटी हुई है, सब चीजें मुझे याद है ना। हम लोग बहुत न्यूमेरिकल जो है टफ ले सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन और मैं आप लोग को जो है तो पढ़ाता हूं। एक ये प्रतिरोध हो गया, ओके, एक ये प्रतिरोध हो गया और एक ये प्रतिरोध हो गया। ओके ये 3 प्रतिरोध हो गए। मान लेते हैं R1 है, R2 है, R3 और बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे, है ना। ये तो अब हम सिंपल अभी देख रहे हैं, है ना। अब मैं क्या कहता हूं कि यहां से कोई एक वायर कनेक्ट है कहां पे बच्चों, यहां पे कनेक्ट है, और कोई यहां से वायर कनेक्ट है कहां पे बच्चों, यहां पे कनेक्ट है। अब क्या होगा, R1 का मान जो है ना, R1 का मान कितना है बच्चों, मान लेता हूं मैं R1 का मान 6 है और 6 है। वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, 2 4 6 10 15 20, है ना, 50 50 100 जो भी आप, मतलब आपको यहां पे अपने हिसाब से रखना है क्वेश्चन को। अब मैं क्या करता हूं, इसको सॉल्व करता हूं। तो 6 दूनी 12 6 3 18, ये टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो 18 नहीं होगा क्योंकि ये सर्किट जो है ना बच्चों सीरीज में नहीं है। सीरीज में कब तक थी, जब लाल लाल से बना था। अब यहां पे ब्लू का एक कनेक्शन हो गया है, अर्थात तीनों क्या हो गए बच्चों, आपस में समांतर क्रम में हो गए। कैसे बन गई अब सर्किट, ये सर्किट जो है बच्चों कुछ इस प्रकार की बन गई है। ये सर्किट जो है ना बच्चों कुछ इस प्रकार की बन चुकी है ना। अब इसको जो है तो हम लोग इस प्रकार से देखेंगे तो R1 का मान 6, R2 का मान जो है तो 6 और R3 का मान भी क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। अब ये समांतर में हमारा जो है तो सर्किट काम कर रहा है। अब हम जानते हैं कि यदि सेम प्रतिरोध हो गए तो क्या हो गए, R/N हो जाएगा, मतलब 6/3 हो जाएगा। 3 से 3 दूनी 6, अर्थात इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा बच्चों, कितना होगा, है ना, 3 दूनी 6 अर्थात 2 ओम होगा। ये फाइनल आंसर होगा। ओके यदि यहां पे वैल्यू अलग अलग होती, यदि यहां पे वैल्यू अलग अलग होती, मान लेते हैं यहां पे 4 है ना, यहां पे जो है 10 है, यहां पे क्या है भैया कि 20 है, कुछ भी रख लेते हैं हम लोग। तो क्या फिर क्या करते, कैसे सॉल्व करते कि R1 मल्टीप्लाई R2 अपान R1 प्लस R2 से सॉल्व कर लेते बच्चों। 4 गुणे 10 अपान 4 प्लस 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 4 को 40 हो जाएगा, अपान 14 हो जाएगा, है ना। 14 का भाग दे दो, 14 दूनी 28 14 त्रिक 42 होता है ना। 14 त्रिक 14 दूनी 28 14 त्रिक 42 होता है। तो 2 में जा रहा है, 28 28 2 30, मतलब 12 बच रहे हैं, भाग नहीं जाएगा, दशमलव रखेंगे, है ना, वो 120 बन जाएगा। अब जो 15 दहाम 150 होता है, मतलब जो है तो 8 बार के आसपास जाएगा, तो 2.8 आएगा। मैं रेंडमली कर लिया हूं, कैलकुलेट आप अच्छे से कर लेना। फिर हम लोग आगे क्या करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे बच्चों, फिर हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हमारे पास 2.8 आ गया ना, ये पहली सर्किट का आ गया, मतलब क्या हो गया कि इन दोनों परिपथ का जो मान आ गया बच्चों, कितना आ गया 2.8। अब हम लोग क्या करेंगे, R3 के साथ कर देंगे। तो 2.8 है ना, मल्टीप्लाई R3 में कितना है 20 और डिवाइडेड बाई 2.8 प्लस कितना हो जाएगा 20, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 20 का गुणा 2 में कर देंगे। हम लोग दशमलव हटा देते हैं इजी सॉल्व करने के लिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 दूनी 40 हो जाएगा, सॉरी,
है ना। 20 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 40 हो जाएगा। अब 20 दो 22 हो जाएगा, 22 दूनी 44 होता है, मतलब एक ही बार जाएगा, दशमलव लगा देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 18 बच रहे हैं, 180 हो जाएगा। 180 का भाग हम 22 में देंगे तो कितने बार जाएगा, है ना। 20 दूनी 40, 20 30 20 चौको 80, मतलब जो है तो 1.3 के आसपास में आएगा। अर्थात इस परिपथ का जो प्रतिरोध होगा कितना हो गया 1.3, और ये कितना हो गया बच्चों 1.34, मतलब वही लगभग 2 के आसपास में। जब हम लोग क्या करते, जब हम लोग दशमलव लेकर के, है ना, दशमलव लेकर के सॉल्व करते बच्चों, तो कितना हो जाता टोटल आर इक्विवेलेंट क्या हो जाता 2 ओम हो जाता। तो आंसर चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, आंसर सेम आएगा। जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम मतलब सेम हो तो डायरेक्ट क्या करो R/N से भाग दे दो तो निकल करके आ जाएगा। अगर अलग अलग हो तो क्या करोगे, ये वाला सूत्र लगाओगे, इस सूत्र से आप लोग सॉल्व करोगे तो इजीली आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे हैं। एक मैं क्वेश्चन आप लोग को दे देता हूं, उसको आप लोग सॉल्व करना। यदि आप लोगों से नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसी वीडियो में टाइप करके भेजना, तो फिर मैं इसको सॉल्व करके आप लोग को बता दूंगा, है ना। मैं देखता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ये 2 ओम का प्रतिरोध हो गया, यहाँ पे 4 ओम का एक प्रतिरोध लग गया, ठीक है। फिर हम लोग क्या किया बच्चों कि यहाँ पे हमने एक क्या किया कि 10 ओम का प्रतिरोध लगा दिया, ठीक है। एक हमने यहाँ पे जो है तो 6 ओम का प्रतिरोध लगा दिया, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया बच्चों, एक यहाँ पे हमने क्या किया कि जो है तो कोई भी 10 ओम 8 ओम 6 ओम कुछ भी लगा दो। तो इसका जो है ना, इसका जो कुल प्रतिरोध है, टोटल आर इक्विवेलेंट है इस क्वेश्चन का, वो आप लोग को निकाल कर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये एक बॉक्स टाइप से बना है, इसमें प्रतिरोध है, इसको सॉल्व करके आप लोग को बताना है ना। मैं यदि वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दूं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 7 रख दूं, ठीक है, तो क्या होगा, इसका जो आंसर होगा बच्चों कितना होगा, आंसर मैं बता दूं आप लोगों को, सॉल्व करना है आपको अपने तरीके से कैसे सॉल्व किया गया है। इसका जो आंसर आएगा बच्चों कितना आएगा 5 ओम आएगा। अब 5 ओम आपको लाना है इसमें से, वो आपका दिमाग है कैसे काम करना है, इसको मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा जब कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज करोगे तो। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास यहीं तक। कल हम लोग नया लेक्चर लेकर के आएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का। ओके, तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, सेतु क्या होता है, उसमें हम लोग देखेंगे स्टार डेल्टा कनेक्शन, है ना, कैसे होता है, कैसे काम करता है, वो सारी चीजें देखेंगे। तो ओके, आज की क्लास यहीं तक। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।